कॉस्टिंग फटाफट ओवरहेड पार्ट 3। वेलकम बैक। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में ओवरहेड चैप्टर के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग ओवरहेड के रीअपोर्शनमेंट और अपोर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड पर कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे अटेम्प्ट करना है, इस पूरे वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम लोग शुरू करेंगे कि ओवरहेड में जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है और क्वेश्चन में हमको कितने स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं और कौन सा मेथड यूज करना होता है। इससे पहले वाले वीडियो में जब हम लोगों ने पढ़ा था कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2, 3 और सर्विस डिपार्टमेंट की बात करते हैं, तो हम लोगों ने चीजें सीखी, बट फिर भी मन में एक क्वेश्चन रह गया होगा, आखिर सर इनकी जरूरत कहां पड़ती है, क्यों हम लोग ये रेट्स निकालते हैं। तो मैं आपको ध्यान से दिखाता हूं और ध्यान से समझिए। जब हम लोग किसी भी प्रोडक्ट की कॉस्ट को असरटेन करते हैं तो असरटेन करने के लिए कॉस्ट शीट बनाते हैं और कॉस्ट शीट में हम लोग डायरेक्ट मटेरियल, जो उस प्रोडक्ट को बनाने में लगने वाला रॉ मटेरियल यूज करने वाले हैं, तो मान लेते हैं M1 मटेरियल यूज कर रहे हैं और मन में दुविधा ना रहे, मान लेते हैं हम लोग 2 रॉ मटेरियल यूज करते हैं। इन 2 रॉ मटेरियल को हमने यूज किया तो हमको क्या मिल गया, डायरेक्ट मटेरियल। अब 2 रॉ मटेरियल का मतलब समझे, अगर हमने M1 मटेरियल 1000 kg यूज किया, या हम इसको कह दें हम लोगों ने 2 kg ऑफ मटेरियल यूज किया, मतलब प्रोडक्ट X की एक यूनिट को बनाने के लिए, प्रोडक्ट X की एक यूनिट को बनाने के लिए M1 2 kg लगता है और M2 3 kg लगता है। अब हम जब कॉस्ट शीट बनाते हैं तो हमको क्वांटिटी के साथ साथ अमाउंट भी चाहिए होते हैं, और यही कॉस्ट शीट की खूबसूरती है कि कॉस्टिंग क्वांटिटेटिव डेटा पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि ऑल डिसीजन आर बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड अमाउंट। तो 2 kg अगर हमने यूज किया तो हमको क्या चाहिए, इसको मल्टीप्लाई करने के लिए हमको क्या चाहिए, रेट पर केजी चाहिए। तो मान लेते हैं M1 का रेट 20 रुपए पर केजी है और M2 का रेट 10 रुपए पर केजी है। इसका मतलब 20 रुपए पर केजी और 2 kg लगा तो 2 kg इंटू @20 पर केजी 40, और ये 3 kg मटेरियल यूज होता है @10 पर केजी 30। इसका मतलब प्रोडक्ट X की एक यूनिट को बनाने में 70 रुपीस का मटेरियल लगेगा। इसी तरह हम लोग डायरेक्ट लेबर दिया होगा, मान ले दिया है स्किल्ड, सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड, 3 तरह की लेबर। इसने 4 घंटे काम किया इस प्रोडक्ट पर, इसने 1 घंटे काम किया, इसने 2 घंटे काम किया और इसने 4 आवर्स काम किया। तो इसको हम लोग लेबर रेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इसका रेट हम कर लेते हैं 50 रुपीज पर आवर, इसका रेट हमने कर लिया 30 रुपीज पर आवर, और इसका रेट हमको क्वेश्चन में दे रखा है 10 पर आवर। इसका मतलब ये 50 रुपीज हो गया, ये 60 हो गया, ये 40 हो गया, इसका मतलब 150 रुपीज की लेबर लगी। जहां पर दिक्कत हो मेरे वीडियो को पॉज करके फिर से उसको देखें और जो मैं कह रहा हूं उसको समझे। सिमिलरली फॉर डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हमको क्या मिल जाती है, प्राइम कॉस्ट। इस प्राइम कॉस्ट में हम लोग ऐड करते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री के खर्चे। अब मान लेते हैं
कि जो फैक्ट्री ओवरहेड है उस फैक्ट्री में कई सारे डिपार्टमेंट्स भी होते हैं। उन सारे डिपार्टमेंट्स में हम मान लेते हैं कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो इसका मतलब प्रोडक्ट जो है, जो रॉ मटेरियल है M1 और M2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1, P2 और P3 से होकर जाता है। इसका मतलब उस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कुछ काम भी हो रहा होगा, और अगर कुछ काम हो रहा है इसका मतलब वहां पर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में मशीन्स होंगी, लोग होंगे, चलाने वाले होंगे। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा कैसे हम निकालेंगे, और जिसको हम लोग बोलते हैं कि वो ओवरहेड्स की डेफिनेशन में आता है। इसका मतलब जब तक हमको ये नहीं पता चलेगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितनी देर काम हुआ, तब तक हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो हमने लिखा कि फैक्ट्री ओवरहेड में प्रोडक्शन डिपार्टमेंट P1 में 4 आवर्स काम होता है, P2 में 3 आवर काम होता है, P2 में 3 आवर्स और P3 में केवल 1 घंटे काम होता है। तो यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया मटेरियल के रेट से, यहां मल्टीप्लाई किया हमने लेबर के रेट से, लेबर आवर रेट से, यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे ओवरहेड रेट से। अब आप कहेंगे सर ओवरहेड रेट हमको क्वेश्चन में चाहिए होगा। यही ओवरहेड रेट कैलकुलेट करने के लिए हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ओवरहेड्स। अब ओवरहेड रेट चाहिए, किसका चाहिए? ओवरहेड रेट हमको P1 का भी चाहिए, P2 का भी चाहिए और P3 का भी चाहिए। रेट के लिए हमें क्या चाहिए होगा? तो क्या चाहिए? रेट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट रेट। ओवरहेड रेट को हम लोग क्या बोलते हैं? ये हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। ब्लैंकेट रेट भी बोलते हैं, प्री डिटरमिन्ड ओवरहेड रेट भी बोलते हैं। और जब तक ये रेट्स नहीं कैलकुलेट होंगे, पता होंगे, तब तक हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे। जब तक मल्टीप्लाई नहीं कर पाएंगे तब तक हमको फैक्ट्री ओवरहेड नहीं पता चलेगा। और इसी चीज को, क्योंकि हमको अल्टीमेटली प्रोडक्ट की कॉस्ट को कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्ट की कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए फैक्ट्री ओवरहेड भी जरूरी है, और फैक्ट्री ओवरहेड के लिए हमको ओवरहेड रेट जरूरी है। इस ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए हम लोग ओवरहेड रेट कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो ये हम लोगों ने पिछले चैप्टर से अपने ओवरहेड, अपना वीडियो जो ओवरहेड पार्ट 2 के नाम से है, उस ओवरहेड रेट में हम लोगों ने ओवरहेड रेट्स पढ़े थे, उससे रिलेट करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको बताया क्यों हम ओवरहेड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि ओवरहेड का पहला ऑब्जेक्टिव, पहला काम क्या है? हमको अपॉर्शनमेंट करना होता है। दूसरा काम क्या है? हमको रीअपोर्शन करना होता है। ये हम लोगों ने स्टेप्स लिखे थे। अपॉर्शनमेंट किस में होता है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स में एंड सर्विस डिपार्टमेंट में। और रीअपोर्शनमेंट किसका होता है? केवल सर्विस डिपार्टमेंट का। और इस रीअपोर्शनमेंट के हम लोगों ने फिलहाल 2 मेथड पढ़े थे। एक पढ़ा था रिपीटेड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, और दूसरा हमने पढ़ा था अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड। और आज हम लोग इस क्लास में पढ़ेंगे अबाउट अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड। तो दोस्तों शुरू करते हैं सेकेंड मेथड। अब क्वेश्चन में क्या आएगा? क्वेश्चन में आपको बहुत सारा टेबुलर फॉर्म में इंफॉर्मेशन दी होगी कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं, बहुत सारे कॉमन एक्सपेंडिचर दिए होंगे, और रीअपोर्शनमेंट का बेसिस दिया होगा। और क्वेश्चन में पूछा गया होगा कैलकुलेट
ओवरहेड रेट फॉर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एक और कुछ नहीं पूछा गया तो भी हमें क्या करना होगा, एक अपॉर्शनमेंट की टेबल, फिर रीअपॉर्शनमेंट की टेबल और फिर मेथड रीअपॉर्शनमेंट का, वो क्वेश्चन में मेंशन किया गया होगा। अगर क्वेश्चन में रीअपॉर्शनमेंट का कोई मेथड गिवन नहीं है तो उस केस में हम लोग अलजेब्रिक इक्वेशन मेथड ही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल के साथ शुरू करता हूं और उसको ध्यान से देखें। मान लेते हैं कि हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 3 है, P1, P2, P3 और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है S1 और S2। तो हम बनाने जा रहे हैं अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स बिटवीन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। यहां पर हम लोग एक कॉलम बना देते हैं अमाउंट का, टोटल अमाउंट कितना है और यहां पर्टिकुलर। कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताऊंगा, एग्जाम में वहीं पर ही गलती होती है। जैसे ही क्वेश्चन में लिखा हुआ है डायरेक्ट वेजेस, P1 में, P2 में, P3 में, S1 में और S2 में, ये क्वेश्चन में आपको एक जगह दे रखा है कि डायरेक्ट वेजेस कितनी है। तो हम मान लेते हैं फिलहाल थोड़ी देर के लिए 3000, 2000, 3000, 1500 और 195, या इसको 195 मत करें, 200 कर दे, कैलकुलेशन में आसानी रहेगी। अब डायरेक्ट वेजेस तो हमको सारे डिपार्टमेंट के दिए हैं, बट जब हम अपॉर्शनमेंट के स्टेटमेंट में चलेंगे, टेबल में चलेंगे, तो इस स्टेटमेंट का नाम क्या रख दिया, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। ये कौन सा स्टेटमेंट हो गया, अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड्स। तो हमने यहां लिखा डायरेक्ट वेजेस, टोटल अमाउंट हो गया 3 2 5 3 8 9500 9700। ठीक, P1 में कुछ नहीं, P2 में कुछ नहीं, P3 में कुछ नहीं, S1 में 1500 और S2 में 200। अब आपके मन में आएगा सर बाकी क्यों छोड़ दिए। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और जो सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज प्रोवाइड करता है, और ओवरहेड की डेफिनेशन बोलती है जो कुछ भी इनडायरेक्ट है वो ओवरहेड है, जो कुछ भी इनडायरेक्ट है, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ये इनडायरेक्ट है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी खर्चे जो डायरेक्ट हैं वो भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए ओवरहेड ही कहलाएंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्टली रिलेटेड है। फिर बात समझे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो डायरेक्ट ही रहेंगे, लेकिन सर्विस डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के लिए सपोर्टिंग डिपार्टमेंट है, इनडायरेक्ट डिपार्टमेंट है। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जितने भी डायरेक्ट खर्चे हैं वो प्रोडक्शन के लिए इनडायरेक्ट होंगे, लेकिन सर्विस के जो इनडायरेक्ट हैं वो ऑलरेडी इनडायरेक्ट ही रहेंगे। और चूंकि हम लोग यहाँ पर ओवरहेड्स पढ़ रहे हैं तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के डायरेक्ट खर्चे इस डेफिनेशन में कवर अप नहीं होते हैं, इसलिए केवल सर्विस डिपार्टमेंट की डायरेक्ट वेजेस को हमने लिखा। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन, ऑलरेडी हमको क्वेश्चन में दिया था डिपार्टमेंट वाइज। अब हम एग्जांपल लेते हैं रेंट का। ये वो खर्चा है जो कॉमन है, पूरी फैक्ट्री का है, और फैक्ट्री में 5 डिपार्टमेंट है, और हम लोगों ने पढ़ा था कि रेंट को किस बेसिस पर बांटते हैं। तो हमने रेंट का बेसिस था एरिया के हिसाब से, फ्लोर एरिया के हिसाब से, और मान लेते हैं कि अमाउंट दे रखा है 5000। अब ये 5000 का अमाउंट इन 5 डिपार्टमेंट में किस बेसिस पर अपोर्शन करेंगे। तो आपने बोला सर फ्लोर एरिया पे करेंगे, तो क्वेश्चन में कहीं इंफॉर्मेशन में फ्लोर एरिया दे रखा होगा। तो मान लेते हैं कि फ्लोर एरिया हमको दे रखा है
2000, 2500, 3000, 2000, 2500, 3000, 2000 और 500। ये एरिया स्क्वायर फीट में दे रखा है। इसका इसका रेशियो क्या हो गया? 20:25 30:20:5। इस रेशियो में 5000 को सब डिपार्टमेंट में बांटने, तो इसका टोटल हुआ 45, 75 और 100। 1000, 1250, 1500, 1000 और 500। ये हमने 5000 को फ्लोर एरिया के बेसिस पर बांट दिया। ये एग्जाम्पल हुआ अपोर्शनमेंट का, ये एलोकेट हुआ और ये अपोर्शन हुआ। इसी तरह हम लोग मान लेते हैं खर्चा फॉर एग्जाम्पल जनरल लाइटिंग का। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा था जनरल लाइटिंग किस पर होती है? लाइट पॉइंट्स पर होती है। और मान लेते हैं जनरल लाइटिंग का खर्चा 600 रुपए दे रखा है। तो जनरल लाइटिंग क्वेश्चन में कहीं पर दिया होगा लाइट पॉइंट्स। लाइट पॉइंट्स हमको क्वेश्चन में दे रखा है, तो लाइट पॉइंट्स अगर क्वेश्चन में दे रखा है तो लाइट पॉइंट के रेशियो में हम लोग इसको बांट देंगे। तो फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि दे रखा है 10, 15, 20 और 10 और 5। तो लाइट पॉइंट का रेशियो क्या हो गया? 10:15:20:10:5। ये रेशियो हो गया। तो 10, 5, 15, 25, 45, 50 और 60। तो इसको इस रेशियो में बांट दें तो 100, 150, 200, 100 एंड 50। और मेरे हिसाब से आप सब लोगों को रेशियो को डिस्ट्रीब्यूट करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमाउंट को उस रेशियो में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसी तरह हम मान लेते हैं क्वेश्चन में दे रखा है इनडायरेक्ट वेजेस और 970 दे रखी है। तो इनडायरेक्ट वेजेस हमेशा किसके रेशियो में जाएंगी? डायरेक्ट वेजेस के। और डायरेक्ट वेजेस क्वेश्चन में दे रखा था 3000, 2000, 3000, 1500 और 200। तो रेशियो क्या हो गया? 30:20:30:30:15:2। तो 30, 20, 50, 80, 90, 97। तो ये हो गया 300, 200, 300, 150 एंड 20। फिलहाल हम मान लेते हैं कि हमको क्वेश्चन में केवल यही चीजें दे रखी गई थी, इसलिए इसी तरह आप रेशियो में बांट लेंगे। फिर हमने क्या किया? इन सारे डिपार्टमेंट्स में जितने भी ओवरहेड्स थे अपोर्शन होकर आ गए। कुछ अपोर्शन होकर आ गए, कुछ एलोकेट होकर आ गए। तो हमने टोटल कर लिया 1400, 1600, 2000, 2750, 770। 5 2 7 770, 2500, 2600, 2750। ठीक। इसका मतलब डिपार्टमेंट वाइज सारा खर्चा अपोर्शन होकर आ गया। लेकिन फिर हमने यहां से शुरू होता है रीअपोर्शन। ओवरहेड अपोर्शन होकर आ गए, अब क्या करना है? रीअपोर्शन करना है। किसका? सर्विस डिपार्टमेंट के खर्चों का प्रोडक्शन में। मतलब ये सर्विसेज जो दी गई वो इन्हीं डिपार्टमेंट्स को दी गई, इनसे कुछ चार्ज नहीं होगा, तो चार्ज हम प्रोडक्शन से करेंगे। तो हम मान लेते हैं S1 डिपार्टमेंट ने इनको भी सर्विस दी, इनको भी सर्विस दी, इनको भी दी और इनको भी दी। इसी तरह से S2 ने इनको भी दी,
इनको भी दी, P2 को भी दी और P1 को भी दी। अब आपके मन में आ रहा होगा सर सर्विसेज दी, बट कैसे हम रीअपोर्शन करेंगे? तो एक रीअपोर्शन की क्वेश्चन में 100%, ये मत समझे कि सर बता रहे हैं, 100% ये रीअपोर्शनमेंट की टेबल दी होगी, ये टेक्निकल डिपार्टमेंट बनाता है, तो हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन होगी कि किस डिपार्टमेंट ने किस डिपार्टमेंट को कितनी सर्विसेज दी। तो हम मान लेते हैं कि ये 20%, 30%, 40%, डैश और 10%। इसी तरह S2 डिपार्टमेंट ने दी 40, 20, 30 और 10%। ये क्वेश्चन में रीअपोर्शनमेंट की टेबल दे रखी है। इसका मतलब ये क्या बताना चाहता है? ये बताना चाहता है कि S1 डिपार्टमेंट P1 को अपनी सर्विसेज का 20% देता है, S1 P2 को 30% देता है, S1 P3 को 40% देता है और S1 S2 को भी 10% देता है। इसी तरह S2 डिपार्टमेंट P1 को 40, P2 को 20% और P3 को 30% देता है, S1 को 10 देता है और अपना कोई भी सर्विस अपनी अवेल नहीं करता है। ये रीअपोर्शनमेंट के लिए काम आएगी। इसका मतलब क्या हुआ? इस टेबल को ध्यान से देखें तो S1 की सर्विसेज का कुछ हिस्सा S2 में जाता है, S1 की सर्विसेज का 10% हिस्सा S2 में जाता है, इसी तरह S2 की सर्विसेज का 10% हिस्सा S1 को जाता है। पहली चीज, ये कभी मत सोचे कि जो S1 S2 को देगा वही S2 S1 को देगा। ये इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंटली हो गया एग्जाम्पल लेते समय कि दोनों एक दूसरे को 10% दे रहे हैं, बट ये कुछ भी दे सकते हैं। तो इसका मतलब ये जो S1 में 2750 है, ये तो खुद का है S1 का। अभी S2 का कुछ खर्चा आएगा, S2 का 770 है, इसमें कुछ खर्चा S1 का आएगा। तो कोई ये नहीं सोचेगा सर इसका 10% इसमें जोड़ दे और फिर जो उसका 10% आए वो इसमें जोड़ दे। नहीं हो सकता, क्योंकि कौन इसको पहले सर्विसेज दे रहा है, क्योंकि जो अगर इसका 10% इसमें जोड़ेंगे और फिर इधर लाएंगे तो वैल्यू कुछ और होगी, और इसका 10% इधर जोड़ेंगे तब वैल्यू लाएंगे तो कुछ और होगी। हाँ, तो इस चीज को कैसे सॉल्व करें, इसके लिए आज हम लोग पढ़ेंगे एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड। क्या पढ़ेंगे? एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड। अब हमने मान लिया कि जो भी यहां से आता है, जो भी यहां से आता है, यहां पर और यहां पर जुड़ने के बाद टोटल ओवरहेड S1 डिपार्टमेंट का X मान लिया और टोटल ओवरहेड S2 डिपार्टमेंट का Y मान लिया। इसका मतलब X क्या है? 2750 प्लस जो कुछ Y से, जो कुछ S2 से आएगा। इसका मतलब अगर हम इक्वेशन बनाए तो x इज इक्वल टू 2750 प्लस कितना आएगा? S2 से S1 में, S2 से S1 में 10%। एरो को ध्यान देंगे, गलती नहीं करेंगे। S2 से S1 में 10% आता है, तो S2 का 10%, S2 का 10%, इसका मतलब 10% ऑफ Y। एक इक्वेशन बन गई। इसी तरह Y क्या होगा? Y में खुद के पहले S2 के कितने 770 और S1 से S2 में कितना जाता है? S1 से S2 में कितना जाता है? 10% ऑफ X। क्लियर है? फिर एक बार समझ ले, ये दोनों यहाँ 10% है तो कंफ्यूज नहीं हो, थोड़ी देर के लिए मान ले। अभी पहले 10 से समझ ले फिर दूसरे से।
S2 अपनी सर्विसेज का S1 में 10% देता है, तो S2 देता है, तो इसका मतलब यहां से 10% निकलेगा, यहां जाएगा। तो हमने लिखा ये X है, इसमें 2750 S1 के खुद के हैं प्लस 10% ऑफ Y आएगा। इसी तरह Y के खुद के 770 है प्लस 10% ऑफ X आएगा। अगर यहां पर 10 की जगह फिलहाल फॉर एग्जाम्पल 5% कर देते तो S1 से S2 में कितना जाता है? S2 की इक्वेशन ये है, S1 से S2 में कितना जाता है? 5%। तो यहां पर क्या हो जाता है? 5% हो जाएगा, करेक्ट। अब हम इसको हटा देते हैं, अपने एग्जाम्पल पे वापस आ जाते हैं, नहीं तो इक्वेशन, अब दो इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं बार बार कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करके देखते रहेंगे। अब जब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर मैथ साइड नहीं है, यही सबसे कठिनाई है। तो कोई दिक्कत नहीं है, आसान शब्दों में समझे। y की वैल्यू इतनी है, बोलिए सर अगर ये y की वैल्यू है तो इस y की वैल्यू को यहां पर फिट कर दें, y की वैल्यू को यहां पर फिट कर दें, तो क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2750 प्लस 10% और y की जगह हम वैल्यू रख देंगे 770 प्लस 10% ऑफ x। ठीक, अब ये क्या हो जाएगा? x इज इक्वल टू 2750, ये ब्रैकेट है तो अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 10% ऑफ 770 प्लस 10% ऑफ, ये 10% इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 10/100 x, ये 0 इससे, ये 0 इससे, ये 0 इससे, और ये कट जाएगा। तो मेरे पास क्या बचेगा? x इज इक्वल टू 2750 प्लस 77 प्लस 1/100 x। अब ये x इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? x माइनस 1/100x इज इक्वल टू, ये ऐड हो जाएगा तो 2822। ये सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 99/100x इज इक्वल टू 2822। तो x क्या हो जाएगा? 2822/99 इंटू 100। हमको क्या मिल जाएगी? x की वैल्यू। 2 मिनट 30 सेकेंड का समय देता हूं, ध्यान से इसको देख लें, नोट कर लें, समझ लें, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अब मान लेते हैं x की वैल्यू, फिलहाल ये एज्यूम कर रहा हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लेंगे, x की वैल्यू आ गई 2850। ठीक, हटा दूं ये, x की वैल्यू कितनी आई? 2850। इस x की वैल्यू को अब हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देंगे। इक्वेशन 2 क्या है? y इज इक्वल टू 770 प्लस 10% ऑफ x की जगह क्या रख दें? 2850, तो कितना हो गया? 770 प्लस 285, तो y की वैल्यू हो गई 1055। इसका मतलब हमने x की भी वैल्यू निकाल ली और y की भी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। अब इस x और y की वैल्यू का हम लोग अब रीअपोर्शन करते हैं। कैसे? अब ये जितना भी हमने इसके नीचे लिखा सब वर्किंग नोट था, इसी टेबल में वापस आ जाए।
जो कुछ हमने लिखा ये नीचे यहाँ पर ये सब वर्किंग नोट का हिस्सा था, इसको वर्किंग नोट में ले जाएंगे। अब हमारी वैल्यू कितनी आई थी, x की 2850 और y की आई थी 1055। अब अपोर्शनमेंट की टेबल आपको याद होगी, नहीं याद है तो फिर से मैं नोट कर देता हूं। P1 P2 P3 S1 S2 यहां पर थी 20%, 30%, 40%, डैश 10%, यहां पर थी 40%, ऐसा ही मैंने शायद लिखा था 20, 30%, 10% एंड डैश। ये टेबल हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन थी। इसका मतलब S1 अपनी सर्विसेज का P1 को 20% देता है और S1 का टोटल ओवरहेड रीअपोर्शनमेंट के बाद ये नहीं है, टोटल ये है। इसका मतलब यहां पर कितना आ जाएगा 20% ऑफ 2850। यहां कितना दिया P2 में 30%, तो यहां क्या आ जाएगा 30% ऑफ 2850 और यहां आ जाएगा 40% ऑफ 2850 और यहां आ जाएगा 10% ऑफ 2850। करेक्ट। इसी तरह जब हम y को निल करते हैं, S2 को निल करते हैं तो 40% आ जाता है P1 में, तो 40% ऑफ 1055, उसके बगल में 20% ऑफ 1055, फिर यहां कितना है 30% ऑफ 1055 एंड 10% ऑफ 1055। मैं फिर आपको बता दूं, जो मैंने x की वैल्यू निकाली 2850 और y की वैल्यू निकाली 1055, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है क्योंकि कैलकुलेटर नहीं है मेरे पास। मैंने एग्जाम्पल के तौर पर उसको राउंड फिगर में मान लिया। आप जब निकालेंगे तो एग्जैक्ट वैल्यू निकालेंगे और वही एग्जैक्ट वैल्यू यहां रखेंगे और उसी एग्जैक्ट वैल्यू को आप यहां पर बांटेंगे। क्योंकि आप सब लोग इंटरमीडिएट में प्रोफेशनल स्टूडेंट्स हैं, प्रोफेशनल एग्जाम के स्टूडेंट्स हैं, तो इतनी उम्मीद करता हूं कि आप कैलकुलेट करके सही चीज यहां पर लिखें। जैसे ही हम इसको बांट देते हैं, इस फिगर और इस फिगर को जोड़ेंगे और ये माइनस होगी तो यहां अपने आप जीरो आ जाना चाहिए। इस फिगर और इस फिगर को जोड़ेंगे और ये माइनस करेंगे तो यहाँ जीरो आ जाना चाहिए। जीरो आ जाने का मतलब अलजेब्रिक मेथड से बाद कि हमने सारा खर्चा S1 का और सारा खर्चा S2 का हमने P1, P2 और P3 में बांट दिया। अब जब यहाँ टोटल करेंगे तो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस, ये तीनों में सारे खर्चे आ गए, तो ये हो गया टोटल ओवरहेड किसका, ऑफ P1 डिपार्टमेंट, ऑफ P2 डिपार्टमेंट, ऑफ P3 डिपार्टमेंट। और ये टोटल जब करेंगे तो ये इन खर्चों के बराबर हो, क्योंकि यही टोटल ओवरहेड थे जो हमने ऐसे बांटे फिर हमने ऐसे बांटे, तो इसका मतलब इसके बराबर होना चाहिए। अब आप कहेंगे सर ओवरहेड रेट तो क्वेश्चन में दिखा ही नहीं। दिखेगा। ओवरहेड रेट कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला क्या होगा, टोटल ओवरहेड अपॉन आवर्स। इसका मतलब क्वेश्चन में कहीं पर हमको आवर्स भी दे रखे होंगे, तो मान लेते हैं हमको क्वेश्चन में आवर्स दे रखे 1000, 1500, 2000। 3 डिपार्टमेंट है, 3 के आवर्स दे रखे हैं, तो टोटल ओवरहेड ये दे रखा है, इसको हम P1 के 1000 आवर्स से डिवाइड कर दें। ये P2 का ओवरहेड दे रखा है, इसको हम 1500 से डिवाइड कर दें। ये P3 का दे रखा है, इसको 2000 से डिवाइड कर दें, तो आपको P1 डिपार्टमेंट का रेट, P2 का और P3 का रेट मिल जाएगा। और इस तरह से
एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड यूज करके हम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स के रेट को कैलकुलेट कर सकते हैं। इतना ही बड़ा क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट हर बार इंटरमीडिएट में मिलता है। तो हमने क्या किया, एक बार क्विक रिवीजन करें। सबसे पहला काम एलोकेशन किया, स्टेटमेंट बनाया और कॉमन खर्चों को अपोर्शन करने के बाद हम टोटल ओवरहेड्स पर पहुंच गए। इन टोटल ओवरहेड्स में फिर हमने रीअपोर्शनमेंट किया था। रीअपोर्शनमेंट के लिए एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड क्वेश्चन में दिया था, तो हमने इक्वेशन फॉर्म करी थी और इक्वेशन फॉर्म करने के बाद इनका फिर से हमने अपोर्शनमेंट किया। जो ओवरहेड्स आए वो P1, P2 और P3 में आ गए। इसका मतलब S1 के सारे खर्चे इन तीनों में आ गए और S2 के भी सारे खर्चे इन तीनों में बढ़ गए। अब अगर हम इन खर्चों को प्रोडक्शन के R से, वो हमको क्वेश्चन में दिया होगा कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 ने कितना काम किया, 2 ने कितना किया, 3 ने कितना काम किया, R के टर्म्स में डिवाइड कर देंगे तो हमको रेट्स मिल जाएंगे P1, P2 और P3 के। इस तरह हम लोगों ने पहला मेथड पढ़ा अपोर्शनमेंट और रीअपोर्शनमेंट के लिए, और रीअपोर्शनमेंट का सेकेंड मेथड हम लोगों ने पढ़ा विच इज एल्जेब्रिक इक्वेशन मेथड। और उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट करें, जो मुझको प्रमोट करेगा, मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और सारे मेथड्स लेकर आऊं। टिल देन, गुड बाय, थैंक यू सो मच।